तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो हम अभी देख रहे हैं आपका जो शाम का टाइम है, आपका उत्तराखंड आपका जो पेपर है सेकंड, उसका पेपर हम देख रहे हैं। ठीक है, उसका सिलेबस हम देख रहे हैं। 5 क्लास आपकी हो चुकी है, आज आपकी है 6वीं क्लास। ठीक है, 6वीं। तो कल हमने देखा था आपका जो संसाधन है आपके वन जल खनिज एवं भूमि के बारे में थोड़ा चर्चा कर ली थी। आज हम देखने वाले कृषि, सिंचाई, उद्यानिकी, पशुपालन, उद्योग को लेकर आज देखने वाले हैं। बट कृषि थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है, बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है और ऊपर से बाकी चीज़ें ऐड भी है इसमें ना। तो हम पहले कृषि का मैं कोशिश करूँ कि आज आपका पूरा लेक्चर कृषि भी हो। ठीक है, 40-42 मिनट में आपका पूरा कृषि से संबंधित चीज़ें आपकी खत्म हो जाए। फिर कल हम आपका जो सिंचाई और हॉर्टिकल्चर आपका जो उद्यानिकी वाला है, पशुपालन, उसको फिर हम कल आगे देखेंगे। ठीक है, और इसमें आप देखोगे तो कुछ टॉपिक ऊपर नीचे हो रखे हैं यहाँ पे। ऊपर जो भूगोल में भी है और आपका जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कृषि यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे आपको नीचे भी कृषि देखने को मिलेगी। औद्यानिकी यहाँ भी है, ऊपर भी है। पर्यटन आपको ऊपर भी देखने को मिलेगा, यहाँ भी देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आपका जो परिवहन, सड़क, रेल, ये आपके यहाँ भी है, यहाँ भी है। और बाकी चीज़ें भी कुछ टॉपिक है, तो हम दोनों को ऊपर का भी नीचे का एक ही जगह हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक ही जगह हम उसे निपटा लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि हमने कल इसमें संसाधन देखा, वन जल खनिज भूमि, तो आपको नीचे भी देखने को मिलेगा ये, तो हम देख ही चुके हैं। ठीक है, बाकी अब हम कृषि वाला शुरू करते हैं। कृषि में हम देखेंगे यार, कृषि में हम देखने वाले ये, एक तो हम उत्तराखंड में कृषि देखेंगे, उसका सामान्य परिचय देखेंगे, उसका वर्गीकरण देखेंगे किस तरीके से है, भूमि बंदोबस्त देखेंगे किस तरीके से हुआ है आज तक उत्तराखंड के संदर्भ में, सब एक साथ। ठीक है, कृषि नीति क्या है 2018 की, वो देखेंगे। जैविक राज्य का जो हम कोशिश कर रहे हैं उसके संबंध में क्या है, उसका अधिनियम 19 वाला क्या है, एरोमेटिक फार्मिंग क्या है, तो इन सब चीज़ों को हम देखने वाले हैं। इतना तो नहीं हो पाएगा आज मैं कोशिश करूँगा कि आपका ये 3 टॉपिक तो आज हो ही जाएंगे 40-45 मिनट में। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं पहले आपका। ठीक है, सबसे पहले जो आपका ये है कृषि वाला टॉपिक। अब कृषि वाला भी शुरू करने से पहले हम ये करते हैं कि अर्थव्यवस्था हम देख लेते हैं आपका। ठीक है, जो आय के स्रोत आपके ना, ये अर्थव्यवस्था, इसी में अगर कृषि आगे लिंक हो जाएगा तो हम कोशिश करते हैं कि आपका ये यहीं पे थोड़ा सा आय के स्रोत आप थोड़ा सा उन पर एक सरसरी निगाह आप मान लो। ठीक है, अब ये यहाँ पे आप सिलेबस में अगर देखें अपना, तो ये तो यहाँ पे ना आज की आर्थिक रूपरेखा की बात कर रहा है और अर्थव्यवस्था की विशेषताएं ये बात कर रहा है। ठीक है, तो आर्थिक रूपरेखा में आपका जो राज्य का घरेलू उत्पाद बोर्ड आपका, सर यहाँ पे ये आपका हम कहाँ पे बात कर रहे थे, हाँ ये आय के प्रमुख स्रोत। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, सॉरी एक मिनट। हाँ, आय के प्रमुख स्रोत हम ये प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं आपका। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आपकी। इसमें हम बात करेंगे सीधा डायरेक्ट कि उत्तराखंड के आय के प्रमुख स्रोत की बात कर रहा है कि क्या क्या है। तो आर्थिक रूपरेखा जो बोली जाएगी उसमें सब चीज़ें आपकी आ जाएगी। ठीक है, आय के प्रमुख स्रोत, प्रति व्यक्ति आय और बाकी चीज़ें, जीडीपी वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो इसमें से सब टॉपिक आपका पहला वाला है उत्तराखंड की आय के जो प्रमुख स्रोत की बात कर रहा था। तो जहाँ से उत्तराखंड सरकार को है जो आय प्राप्त होती है वो कौन कौन से आपके स्रोत हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि पशुपालन से आपकी आय प्राप्त होती है, कृषि से आय प्राप्त होती है, औद्यानिक जो बागवानी है उससे प्राप्त होती है, ये हम अलग देखेंगे। ठीक है, पशुपालन आपका दुग्ध उत्पादन है, मौन पालन है, मत्स्य पालन आपका सब इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, सेकंड आपका जो है उद्योग है, आपका उद्योग हो गया, विनिर्माण, निर्माण, एमएसएमई सब आपके इन सभी है। ठीक है, इसमें आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपकी होगी, एकीकृत औद्योगिक विकास परिकल्पना, ये हम आगे आपका उद्योग वाले सेगमेंट में देखेंगे। ठीक है, परिवहन और संचार भी आपका है जिससे आपको उद्योग जो आय वगैरह प्राप्त होती है। ठीक है, फिर अलग हम इस जो स्पेसिफिक परिवहन वाला पढ़ेंगे उसमें इन 3 चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, ठीक है। चौथा है आपका ये होटल है, रेस्टोरेंट है, होम स्टे है, इनसे भी क्या है उत्तराखंड को आय प्राप्त होती है। ठीक है, स्टाम्प शुल्क से एक आय का स्रोत है आपका। कर आपका है जो जीएसटी और स्टेट कर आपके दोनों हो गए, इसमें आपका सोर्स ऑफ इनकम आपका है, आय का स्रोत है, राजस्व आपको सरकार को प्राप्त होता है। इसके अलावा एरोमा, सगंध पादप हो गया, चाय हो गया, इनसे भी आपको आय प्राप्त होती है, चाय। ठीक है, सेवा क्षेत्र से आपका जो है हॉस्पिटलिटी आपकी है, वित्तीय सेवाएं हैं, उनसे आपकी आय प्राप्त होती है। अन्य आपकी बैंकिंग है, सहकारिता है, एसएसजी है आपके, इनसे भी आय प्राप्त होती है। और 11वां आपका पर्यटन, इससे आपको मुख्यतः आय प्राप्त होती है उत्तराखंड सरकार को। तो ये प्रमुख 10 से 11 स्रोत आपके हैं जिनसे उत्तराखंड सरकार को आय आपकी प्राप्त होती है। तो ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है आपका उत्तराखंड में कृषि। अभी हम जब प्रॉपर इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे तो हम प्रॉपर तरीके से मेंस के पर्सपेक्टिव से आय वाला सेगमेंट अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखना शुरू करते हैं एग्रीकल्चर इन उत्तराखंड। ठीक है, इसमें हम सामान्य परिचय देखेंगे, कृषि और जो भूमि के प्रकार देखेंगे और भूमि बंदोबस्त हम देखेंगे। ठीक है, तो परिचय की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का जो आप देखोगे तो लगभग 86% जो भाग है, 86% भाग आपका पर्वतीय क्षेत्र है। और जो उत्तराखंड के कुल आपका जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र आपका है वो आपका 13.23%। तो ये डेटा थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, 8.8 लाख हेक्टेयर की बात की जाए तो 8.8 लाख हेक्टेयर जो जोत है
वो उत्तराखंड में क्या है, कृषि भूमि है, जिसमें से आपका 2.16 लाख हेक्टेयर जो आपकी परती होती जा रही है। और इसमें से भी आप जब देखोगे तो 43,000, ठीक है, उसमें फिर 43,000 जो हेक्टेयर आपका है लगभग, ये आपका जो भूमि है मैदानी क्षेत्र में आपकी पड़ती पड़ी है। तो ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में तो पड़ी है, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र में वहाँ भी आपका 43,000 जो हेक्टेयर क्षेत्र है आपका, वो भी आपका पड़ती पड़ी है, ठीक है। 14% हिस्सा आप बात करोगे तो कृषि का है उत्तराखंड का, और जीडीपी में आपको देखने को मिलता है। 70% लोग जो आपको आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं उत्तराखंड में, ये आपको देखना है। उत्तराखंड कृषि की बात की जाए तो ये पर्वतीय कृषि है और एक मैदानी कृषि है। पर्वतीय कृषि की जब बात करते हो तो मैदानी कृषि की तुलना में वो कम है, ठीक है, जबकि यहाँ की जो आपकी मिट्टी है मैदानी कृषि की, उसका संगठन अधिक है, जिस वजह से उपजाऊ भी अधिक है और मिट्टी की उर्वरता भी आपको उच्च देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है, आगे फिर देखते हैं आगे क्या है। अब मैदानी कृषि की अगर बात की जाए तो मैदानी कृषि, अगर आपका से एक सवाल बनेगा कि मैदानी कृषि जो है उत्तराखंड की, वो पर्वतीय कृषि की तुलना में क्यों बेहतर है, क्यों बेहतर है, तो उसका आंसर आपको यहाँ से मिलेगा। इसकी क्योंकि मैदानी कृषि की जो मिट्टी है ना, उसका संगठन बहुत अच्छा है, मिट्टी की उर्वरता आपकी मैदानी उनकी भी वो भी बहुत अच्छा है ग्रामीण जो पर्वतीय मिट्टी है उसकी तुलना में, पर्वतीय कृषि की तुलना में, ठीक है। तो सिंचाई के साधन भी यहाँ अच्छे हैं पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में, जलवायु की दशाएं बेहतर है, यहाँ के किसान ज़्यादा जागरूक हैं, निवेश की दशाएं यहाँ ज़्यादा बेहतर है, यहाँ आसान है निवेश होना, विपणन मार्केटिंग की सुविधा बहुत अच्छी है यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में। फसल चक्र यहाँ है कि एक साथ आपके 2-3 क्रॉप्स आप उगा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ आपके 7-8 कारण हैं जिनसे क्या है कि मैदानी कृषि जो आपकी है वो पर्वतीय कृषि की तुलना में आपकी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और इन्हीं कारणों से पिछड़ती है आपकी मैदानी कृषि से कौन सी, पर्वतीय कृषि, ठीक है। और जो पर्वतीय कृषि की बात की जाए तो निम्न निर्वाह स्तर की, ये भी आपको थोड़ा सा जानते रहना है, ठीक है। इसके अलावा जो कुमाऊं मंडल है आपका, वो गढ़वाल मंडल के सापेक्ष आपके जो है आगे है कृषि उत्पादकता में, और उत्तराखंड की जो कुल कृषि उत्पादकता है उसमें आपका 60% से अधिक हिस्सा आपका कुमाऊं मंडल का है, ये भी आपको थोड़ा सा जानते रहना है, ठीक है। अब बात की जाए अगर कुमाऊं मंडल के आगे होने के कारण, कि कुमाऊं मंडल के क्या कारण है वो जिस वजह से वो गढ़वाल से आगे हैं, तो वहाँ की जो जलवायु और परिस्थितियाँ आपकी हैं, जो दशाएं हैं वो ज़्यादा बेहतर है, सिंचाई की जो व्यवस्था है आपके, वो साधन जो वहाँ सिंचाई के हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, कुमाऊं में विस्तृत हैं, विकसित हैं, मृदा संगठक आपका जो हो गया, मिट्टी की उर्वरता ज़्यादा बेहतर है कुमाऊं की गढ़वाल की तुलना में, तो ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है, ठीक है। अगला ये बोल रहा है कि उत्तराखंड में भूमि प्रकार की अगर बात की जाए कि कितने प्रकार की भूमि आपको उत्तराखंड में पाई जाती है, तो मिट्टी के संगठन के आधार पर अगर बात की जाए तो 3 प्रकार की आपको पता ही है। एक आपका खिल भूमि हो गया, उपराम भूमि हो गया और तालाब भूमि हो गई। तालाब को फिर आप 3 भागों में डिवाइड करोगे, आपका एक हो गया सेरा क्यारी और तराई हो गया। अगला आपका पनचर भूमि हो गया सेकेंड, और तीसरा आपका सीमार हो गया। तो खिल भूमि, उपराम और तालाब 3 प्रकार के हैं। तालाब फिर आगे आपके 3 प्रकार के, सेरा, पनचर और सीमार, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा आपको जानते रहना है, ठीक है। आगे देखते हैं कंटील भूमि, ठीक है। खिल भूमि पहला है, तो खिल को कंटील भूमि बोलते हैं। ये उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र की भूमि है आपकी, ठीक है। और ये ऐसी भूमि या मृदा है जिसका संगठन आप जो है आपका मोटे मोटे कंकड़ पत्थरों से हुआ है, ठीक है। और हमारे जो निवास स्थान है गाँव में पर्वतीय क्षेत्रों में, उसकी कुछ दूरी पर ये भूमि आपकी होती है, ठीक है। गाँव से कुछ दूर तथा जो वन विभाग की भूमि होती है उनके बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है, वहाँ पे आपकी जो खिल भूमि है, कंटील भूमि, वो आपकी पाई जाती है, ठीक है। उत्पादकता की बात की जाए तो अपेक्षाकृत अति न्यून उत्पादकता इसमें होती है। सिंचाई व्यवस्था बहुत कम है यहाँ, इसलिए सिर्फ मानसूनी वर्षा का ही इस पर प्रभाव है। इन वजह से क्या है, आपको जो इनका उत्पादन आपको मिलता है वो थोड़ा सा अति न्यून आपको देखने को मिलता है। मुख्यतः आप देखोगे तो दलहनी फसलें इसमें उगाई जाती है। राजस्व अभिलेख में जो है इस खिल भूमि को क्या है, स्वयं भूमि के नाम से जाना जाता है, यानी कि स्वयं भूमि यानी कि खराब रेवेन्यू, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है, ठीक है। उपराओं की बात की जाए तो राजस्व अभिलेखों में उपराओं को आपका उखड़ भूमि के नाम से आपका जाना जाता है। तो उखड़ भूमि आपके उपराओं को आपका रेवेन्यू जो आपके अभिलेख हैं उसमें आपको जाना जाता है, ठीक है। गांव और आसपास का जो क्षेत्र है उसमें जो भूमि होती है आपका उपराव भूमि कहलाती है। खिल भूमि की अपेक्षा क्या है, ये इनमें महीन कंकड़ पत्थरों द्वारा ये निर्मित होती है, ठीक है। और फसलों की अदला बदली की बात की जाए, अनेक प्रकार की फसलें जो आपकी है इसमें आपकी उगाई जाती है। उखरी दान का भी उत्पादन इसमें होता है उपराव में। और उत्तराखंड में जो है आपके मुख्य रूप से सब्जियों के उत्पादन में इस भूमि का जो है आपका प्रयोग किया जाता है। तो गांव में आप देखते ही होंगे जैसे मटर वगैरह हो गई आपकी, जो गोभी वगैरह हो गई, जो शिमला मिर्च आपकी हो गई, ये जैसे जो आपकी सब्जियां होती है हम लोकल अपने स्तर पर उगाते हैं, इनका उत्पादन जो आपका है इसी भूमि पर आपका उपराव वाली भूमि पर आपका किया जाता है। इसको आपको थोड़ा सा जानते रहना है, ठीक है। अगला आपका जो तीसरी भूमि आपकी है वो तराव। अब ये क्या है, आपकी सर्वाधिक आपकी जो है
ये उपजाऊ भूमि कौन सी? तराव भूमि है। सर्वाधिक महीन कंकड़ पत्थरों द्वारा इसके निर्मित है। क्ले प्रकार की इसमें मिट्टी पाई जाती है, चिकनी दोमट प्रकार की, ठीक है। सिंचाई की इसमें अच्छी व्यवस्था है, नियमित व्यवस्था इसमें है तराव की, और साथ ही इसमें नियमित धान का उत्पादन आपको जो है तराव क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका। अब आगे देखते हैं। तो इसमें मैंने कहा था कि आपका जो तलाव है इसमें आपको 3 भागों में आपको विभाजित है, 3 प्रकार के पानी की सुविधा के आधार पर। एक तो आपका सेरा हो गया, क्यारी हो गया, तराई हो गया, आपका पानीचर भूमि हो गया, और आपका सीमार और सीमांत हो गया पानी की सुविधा के आधार पर, ठीक है। पहला आपका है सेरा, क्यारी और तराई, तीनों इसके नाम है। सबसे बेहतर इसमें जो सिंचाई व्यवस्था है इसी में आपको देखने को मिलती है। जब सबसे बेहतर सिंचाई व्यवस्था है तो इसकी मृदा जो है सर्वाधिक चिकनी इसी कारण है, दोमट प्रकार की मिट्टी है, क्ले प्रकार की मिट्टी है, और मुख्य रूप से इसमें क्या आपका धान का उत्पादन आपका इसी में आपको देखने को मिलता है। अगला है आपका पर्णिचर भूमि दूसरा। इसमें क्या है भाई, तो बाकी सब तो सेम है, लेकिन बस जो बलुआ लक्षण है इसमें वो इसमें ज़्यादा है पर्णिचर भूमि में। यानी जितना ज़्यादा इसमें कृषि कार्य आप कर्म करते हो उससे आपका होता है क्या, ये मिट्टी आपकी जो है भूमि आपके नीचे बैठती जाती है, कठोर होती जाती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ज़्यादा सिंचाई से क्या है कि मिट्टी की परत का इसका क्या है निक्षारण हो जाता है, और मुख्य रूप से इसमें अगर देखोगे आप तो जौ का उत्पादन इसमें किया जाता है किसमें, पर्णिचर भूमि में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सीमार या सीमांत की बात की जाए तो एक ऐसी तलाव भूमि है जिसमें क्या है आपका नियमित रूप से आपका पानी में आपका रहता है ये भूमि, या फिर इसका एक कोना या एक क्षेत्र आपका जो है नियमित पानी में रहता ही रहता है। सीमार या सीमांत का नियमित पानी में आपका डूबा रहा खेत आपका ये सीमार आपको देखने को मिलता है, और धान का ही इसमें आपका केवल जो क्या है आपका उत्पादन होता है। इसको आपको थोड़ा सा जानते रहना है, ठीक है। तो ये आपका कुछ एक फ्रेमवर्क टाइप का था आपका जो मिट्टी वाला हम जो विभाजन देखा। अब आपका मैं एक फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ कृषि का, एग्रीकल्चर के बारे में उत्तराखंड के संदर्भ में, ठीक है। उत्तराखंड की कृषि का परिचय आप हम दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वर्तमान में अगर बात की जाए तो वर्तमान में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप देखोगे तो राज्य की 75% जो जनसंख्या है राज्य की, वो आजीविका के लिए क्या है, वो कृषि पर निर्भर है। वो कृषि पर निर्भर रहती है राज्य की जनसंख्या लगभग 75% उत्तराखंड की। और राज्य की जीडीपी में इसकी बात की जाओ तो योगदान आपका 22.4% के आसपास आपको देखने को मिलता है। राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग आप देखोगे तो 13% आपका जो है शुद्ध बोया का क्षेत्र आपका इसके अंतर्गत है। इसके अंतर्गत राज्य के लगभग 8.8 लाख हेक्टेयर जो जोत भूमि है वो आपकी शामिल है, ठीक है। और जितने से हमने देखा कि 2.16 जो लाख हेक्टेयर कृषि जो होते हैं वो वर्तमान में क्या है पड़ चुकी है, ठीक है। और इसमें से भी आप देखोगे तो निरंतर वृद्धि हो रही है, और सिर्फ ऐसा पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है, आपका मैदानी क्षेत्र में भी आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि वर्तमान में आप देखोगे तो लगभग 43,000 हेक्टेयर से अधिक जो आपकी कृषि जोत है वो आपका मैदानी क्षेत्र में क्या है वो आपको पड़ती देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जो पहाड़ी भूमि है या पर्वतीय भूमि है उसी का क्षेत्र आपका पड़ती हो रहा है, जो मैदानी क्षेत्र है वो भी आपको एक निरंतर वृद्धि के साथ आपका क्या है पड़ती जा रही है, ठीक है, पड़ती जा रही है। उत्तराखंड की कृषि की बात की जाए तो कृषि को आपकी जो भूमि को है वो पर्वतीय कृषि भूमि, वो आपका जो मैदानी कृषि भूमि है उसमें आपका विभक्त किया जाता है। आगे हम देखेंगे तो राज्य में जो पर्वतीय कृषि भूमि है जहाँ निम्न निर्वाह स्तर की है, तो वहीं आपकी जो मैदानी क्षेत्र की कृषि है वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ की जो मृदा का संगठन हो गया, वहाँ मृदा की उर्वरता हो गई, सिंचाई हो गई, उनकी सुविधाओं का विकास हो गया, जलवायुगत दशाओं में भिन्नता हो गई, निवेश और विपणन की दशाएं अच्छी है, जोतों का आकार प्रकार थोड़ा अच्छा है, फसल चक्र बढ़िया है, और किसानों की जागरूकता के अंतर के कारण ये सब इसमें आपको मैदानी सुविधा, मैदानी कृषि क्षेत्र आपको अधिक डेवलप देखने को मिलता है, ठीक है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के कुल उत्पादन में भी आप अगर देखोगे तो गढ़वाल की तुलना में हमने देखा कि कुमाऊं का मंडल का जो योगदान आपका है 60% से अधिक आपको देखने को मिलता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा जानते रहना है, ठीक है। अब क्योंकि मृदा की उर्वरता, क्योंकि कुमाऊं मंडल में आपकी अनुकूलता हो गई, सिंचाई हो गई, सुविधाओं का विकास अच्छा है, इसके अलावा वहाँ जलवायु दशाएं अच्छी है, कुमाऊं में गढ़वाल की तुलना में आपको जो है बेहतर स्थिति में आपको इसी कारण से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगला हम देखेंगे तो राज्य की जो पर्वतीय भूमि है उसको सामान्यतः हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। जो पर्वतीय भूमि है, ठीक है, एक तो आपका खिल भूमि हो गया, फिर हम उपराव भूमि देखी, और फिर हमने देखी आपकी तलाव भूमि के बारे में हमने देखा, ठीक है। अब हम देखते हैं किस किस तरीके से आपको इसमें बाकी चीज़ें आपको बताई गई है। सबसे पहले आपका जो है हम देखेंगे तो गांव और जो वन भूमि के मध्य के बीच का संक्रमण क्षेत्र है, जो उनके मध्य का जो निहित है वो ग्रामीण किसानों की ऐसी निजी भूमि होती है जिसका निर्माण क्या है मोटे कंकड़ पत्थरों से हुआ है, इस पर सिंचाई सुविधाओं का भी विकास नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं रहता है, और उस पर जो मुख्यतः आपकी जो होती है दलहनी फसलों का उत्पादन किया जाता है, उसे आपका क्या है खिल भूमि आपका कहते हैं, ठीक है। अब ग्रामीणों के ग्राम के समीपवर्ती जो क्षेत्र होते हैं उनकी ऐसी भूमि जिसका संगठन अपेक्षाकृत जो महीन कंकड़ पत्थरों से हुआ है, इस पर सिंचाई व्यवस्था आपकी कम, सिंचाई व्यवस्था आपकी सुविधाएं वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिलती है। इस पर फसलों की अदला बदली करके आप झंगोरा जो मंडुआ वगैरह हो गया, जो जौ गेहूँ यहाँ तक कि आपकी
पुखरी दान का भी उत्पादन आपका होता है तो उपराम भूमि आपका कहा जाता है। ठीक है, तो आप देखोगे पहला हमने देखा कि आपका जो पहला जो भूमि थी आपकी खिल भूमि हो गई, उसके बाद आपका हो गया उपराम भूमि हो गई। खिल भूमि में सिंचाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, उपराम में थोड़ा आपको बेहतर देखने को मिलता है। और उपराम को आप देखोगे तो राजस्व अभिलेखों में आपका इसका नाम आपका उखड़ भूमि आपको कहते हैं। ठीक है, और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र की वह सर्वोत्तम भूमि जिसका संगठन आपका बहुत ही महीन कंकड़ों से पत्थरों से हुआ है। इसमें चिकनी दोमट मिट्टी आपको देखने को मिलती है। जीवाश्म और अन्य खनिज तत्व पोषक तत्व इसमें पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलते हैं। और इस पर सिंचाई सुविधाओं का विकास आपका बेहतर विकास हुआ है। ठीक है, और इस नाते क्या है, इस पर आपका मुख्यतः आप जो देखते हो धान की फसल आपकी उगाई जाती है इस पे, और इसी को आप क्या है तलाव भूमि आप कहते हो। वो क्लियर। और जब इस तालाब भूमि पर सिंचाई सुविधाएं का अच्छा विकास हुआ है तो उसी आपका पानी के आधार पर या उन सिंचाई सुविधाओं के आधार पर मृदा के संगठन के आधार पर आप देखोगे तो उस तालाब भूमि को आपको क्या है भूमि के 3 प्रकार के उसमें विभाजित आपको किया जाता है। ठीक है, पहला आपका सेरा हो गया जिसे हम क्यारी तराई बोलते हैं, फिर आपका पर्निचर हो गया, फिर आपका सीमार और सीमांत हो गया। ठीक है, अब ये 3 क्या है भाई, इनको भी आप थोड़ा जान लो परिभाषा के रूप में। तो परिभाषा के रूप में हम देखेंगे तो सेरा क्यारी तराई क्या है, तो सेरा आपकी जो है सर्वोच्च तलाई आपकी भूमि है, सर्वोत्तम तलाव भूमि कौन सी आपकी सेरा है। इसमें क्या है आपका नियमित सिंचाई के द्वारा क्या होता है, इसमें मुख्यतः आपका धान का उत्पादन होता है सेरा वाले क्षेत्र में, जिसे हम क्यारी बोलते हैं, तराई क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा पर्निचर भूमि। अब ये क्या है, तो ये एक ऐसी तलाव भूमि है जिस पर क्या है बलुई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अधिक सिंचाई करने से इसका ऊपरी परत होती है मिट्टी का, उसका निक्षारण हो जाता है। और जो अधिक कृषि प्रक्रम से क्या होता है कि मिट्टी आपकी बैठने और सख्त होने लगती है। तो पर्निचर के बारे में आपको इतना सा ध्यान रखना है। सीमार की बात आएगी तो सीमार की बात आएगी तो यह एक ऐसी तलाव भूमि है जिसमें भूमि के नीचे से निरंतर पानी का निकासी होती रहती है। ठीक है, तो इसका जो पूरा खेत या हम खेत का कुछ हिस्सा जो होता है वो हमेशा जलमग्न रहता है। और इस पर हम जो आप देखते हैं तो मुख्यतः धान की आपकी उत्पादन होता है। तो आप कह सकते हो जो सीमार और सीमांत आपकी होगी वो दलदली भूमि आपकी बेसिकली होती है, हमेशा इसमें क्या होता है पानी आपका रहता है। ठीक है, तो इस कारण इसमें क्या आपको धान के उत्पादन आपका जो एक बेहतर स्थिति में आपको देखने को मिलता है। तो कृषि का जो विभाजन आपका भूमि का है आपको इस बेसिस पे आपको थोड़ा सा याद रखना है, किस बेसिस पे आपका हुआ है, क्या क्या उसमें आपके प्रकार हैं, कौन कौन सी फसलें उसमें उगाई जाती है। उससे पहले हमने जो देखा कि मैदानी कृषि बेहतर क्यों है उसके आपको कारण पता होना चाहिए, कुआं मंडल क्यों अच्छी स्थिति में है तो उसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और सबसे पहले हम जो आय के प्रमुख स्रोत देखे थे 11 उनको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम अगला जो टॉपिक हमारा है वो आपका उत्तराखंड का भू बंदोबस्त, ये हमारा साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, अगर अब मैं आपसे बोलूँ कि जो भू बंदोबस्त होता है तो भू बंदोबस्त बेसिकली हम करते क्यों हैं, सरकार द्वारा या पहले ही भू बंदोबस्त क्यों किया गया था ब्रिटिश काल के टाइम पे, अरे भू बंदोबस्त करवाने का कारण क्या है। तो जो दो बेसिक कारण है, पहला एक तो यही है कि भूमि की जो उत्पादकता है वो बढ़ाने का काम करता है भू बंदोबस्त, और भू संबंधों में आपका एक ऐसा निर्धारण करना ताकि जो सामाजिक न्याय की स्थापना हो सके, बन सके। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो भू बंदोबस्त है समय समय पर आपका किया जाता है, यानी कि आपका जो कृषि क्षेत्र का विस्तार किया जा सके, आपका जो उत्पादन है उसमें वृद्धि की जा सके। तो इन सब आपके जो कारण है इनकी वजह से आपका जो भू बंदोबस्त है इसमें आपको देखने को मिलता है। अगर उत्तराखंड में भू बंदोबस्त की बात की जाए कितने चरण आपको देखने को मिलते हैं, तो आपको उत्तराखंड में भू बंदोबस्त के 5 चरण बेसिकली देखने को मिलते हैं। पहला चरण कौन सा था, वो था आपका राजतंत्रात्मक अवधि वाला भू बंदोबस्त, इसमें कि आपका चंद्रवंश और परमार वंश के टाइम पे जब आपके भू बंदोबस्त देखने को मिले। गोरखा शासन की अवधि में जो भू बंदोबस्त हुए सेकेंड में आपका वो आ जाता है। थर्ड में आप देखते हो तो ब्रिटिशकालीन अवधि के जो भू बंदोबस्त हैं इसमें आपको वो देखने पड़ते हैं। चौथा आप देखते हो तो आपके स्वतंत्रता के पश्चात जो 1947 के पश्चात आपके जो भू बंदोबस्त भारत में हुए थे उनका क्या इम्पैक्ट आपके उत्तराखंड के संदर्भ और यूपी के संदर्भ में आपको देखने को पड़ता है। ठीक है, और पांचवा आपका जब 2000 में आपका उत्तराखंड नव राज्य बना था तो पृथक राज्य बनने के बाद उत्तराखंड के संदर्भ में किन भू राजस्व या भू बंदोबस्त की चीजें हमें देखनी पड़ती है। ठीक है, इतना हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका जो राजतंत्रात्मक अवधि में जो भू बंदोबस्त हुए थे, तो इस टाइम पे जो भू बंदोबस्त आपके हुए थे उसको आपका जो मनुस्मृति थी तो मनुस्मृति को आधार बनाकर भू बंदोबस्त होता था किसमें, राजतंत्रात्मक अवधि में। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है। अगला हम देखेंगे तो अगला जो आपका जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति के आधार पर आपका क्या है, उसके अनुसार क्या होता था कि राजा जो है वो भूमि का स्वामी माना जाता था। अब राजा भूमि का स्वामी माना जाता था क्योंकि राजा जो होता था क्षत्रिय वर्ग से होता था, और क्षत्रिय का आप जब देखोगे तो क्षत्रिय यानी होता है कि क्षेत्र या भूमि का मालिक। इसी वजह से आप जब देखोगे तो राजा जो होगा वो भूमि का स्वामी उसे कहा जाता था। लगान की दर आप जब देखते हो राजतंत्रात्मक अवधि में तो आपकी जो बेसिकली 1/6 लगान की दर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, गोरखा काल की बात की जाए तो गोरखाकालीन जो भू बंदोबस्त हुए थे उसमें आपका मनुस्मृति को आधार बनाया गया था, और बीच की जो आपकी जो बिचौली थे, प्रधान हो गए, सयाना हो गए, कमीन हो गया, इनको आपको हटाया गया। हटाया क्यों गया, ताकि जो गोरखा ही चाहते थे क्योंकि अधिक से अधिक जो उनका राजस्व है वो अंग्रेजों ने पहले
अधिक से अधिक आय की प्राप्ति हुए, उन्हें धन वगैरह मिले, और कम से कम जो उनका राजस्व आय है वो बाहर जाए, प्रधान और उन बिचौलियों के पास जाए। इसी वजह से आपका जो है, क्योंकि आपको पता है जो गोरखा काल था आपका लूट खसोट की नीति उसमें पाई गई थी, तो वो चाहते थे कि मैक्सिमम जो राजस्व है वो उसमें वो ग्रहण कर सके। ठीक है। और इसमें आपकी जो लगान की दरें थी वो भी निर्धारित नहीं थी भाई। कभी कभी तो आपका जो 100% यानी कि 100% तक आपका जो टैक्स था, जो रेवेन्यू था, वो आपका जो लगान थी वो आपका लिया जाता था। ठीक है। और अगर ना दिया जाओ, ना दोगे, तो आपको दास बनाया जाएगा। दास बना के फिर आपको बेचा जाएगा कहाँ? हरिद्वार क्षेत्र में आपको बेचा जाएगा, दासों की बिक्री की जाएगी। तो ये सब आपको वहाँ देखने को मिलता है गोरखा काल के टाइम पे। ठीक है। इसमें और क्या चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि भाई लूट खसोट की नीति थी, मैक्सिमम कितना लूट सकते हो उसमें आप पे आधारित थी। नीति क्या थी इनकी? अधिक से अधिक राजस्व एकत्रित करना था। क्यों करना था? क्योंकि जो आपका जो गोरखा शासन था वो एक प्रकार का क्या था, वो एक सैन्य शासन आपका था। ठीक है। और जब एक सैन्य शासन है तो सैन्य शासन को आप क्या चाहते हो? सैन्य शासन के लिए अगर आप चाहते हो कि सैन्य शासन बना रहे किसी क्षेत्र में, किसी देश में, तो उसके लिए आपको एक बड़ी सेना की आवश्यकता है, उसके रख रखाव, उसका मेंटेनेंस, उसका तनख्वाह, खान पान, सब कुछ। और इसके लिए क्या आपको सेना जितनी बड़ी होगी उसके लिए आपको ज़्यादा राजस्व और धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो राजस्व थे वो उसे इकट्ठा करना चाहते थे। कौन? गोरखा। तो इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है। अब इतना करने के बाद भी क्या हुआ कि जो औसत आपको राजस्व मिलता है गोरखा टाइम पे, गोरखा काल में, वो आपका 8 से 10 हज़ार रुपये सालाना ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है। ये लाइन थोड़ा सा याद रखना। ठीक है। इस लाइन को अभी मैं आगे लिंक करूँगा। ठीक है। अब तीसरा आपका है ब्रिटिश कालीन जो भू बंदोबस्त है। तो 11 प्रमुख आपके भू बंदोबस्त हुए। अब मैं उसमें डीप नहीं जाने वाला कि इसने ये बंदोबस्त कराया, इसने ये बंदोबस्त कराएगा। ठीक है। मैं आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से आपका विकास आपका देखने वाला हूँ कि किस तरीके से आपका जो विकास क्रम चला है भू बंदोबस्त का, वो अभी हम ब्रिटिश काल पढ़ेंगे आगे, उसमें फिर हम जो बंदोबस्त इंडिविजुअल हम वहाँ पे देखेंगे। ठीक है। तो जब 11 बंदोबस्त हुए तो हर बंदोबस्त पर आपका जो है लगान की दर आपकी बढ़ती चली गई। ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ तक कि आप देखोगे तो अंग्रेजों का राजस्व, आपका जो संग्रह, आपका जो सालाना था, वो आपको देखने को मिलता है 2.5 लाख तक पहुँच गया था। ठीक है। तो ये आपका जो है अंग्रेजों का राजस्व, आपका जो संग्रह आपका 2.5 लाख तक पहुंच गया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर करो। कंपेयर क्या करो? कंपेयर ये करो कि जहाँ पे गोरखा काल आप देख रहे हो कि गोरखों का आपका जो राजस्व गोरखों का आप जब राजस्व देख रहे हो, गोरखा राजस्व आपकी बात आप कर रहे हो, तो 8 हज़ार से 10 हज़ार रुपये क्या है सालाना आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। बराबर इसे कंपेयर करो किसके? अब ब्रिटिश टाइम पे जो आपका रेवेन्यू आपको मिल रहा है वो 2.5 लाख तक आपको सालाना मिल रहा है भाई साहब। अब कहाँ गोरखे एक साल में से 10 हज़ार रुपये तक की सालाना आप वसूल पा रहे हैं रेवेन्यू या लगान, लेकिन ब्रिटिश जो आपका 2.5 लाख रुपये तक आपका सालाना उत्तराखंड से आपका रेवेन्यू जो लगान निकाल पा रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी आपका जो गोरखा है उसको आप बोलते हो कि भाई जो गोरखा है वो गोरखियानी आपका हुआ करता था, उसका शासन आपका उसका जो क्रूर शासन आपका मानते हो। ठीक है। तो ऐसा क्यों है कि भाई गोरखा आपका 10 हज़ार रुपये से ले रहा है आपका सालाना, उसे आप बोल रहे हो उसका क्रूर शासन बोल रहे हो, गोरखियाली आप बोल रहे हो। जबकि ब्रिटिश आप देख रहे हो तो ब्रिटिश भाई साहब 2.5 लाख रुपये आपका सालाना आप ले रहे हो। ठीक है। लेकिन ब्रिटिश का आप स्वर्णकाल बोलते हो उत्तराखंड में कि आपका जो स्वर्णकाल आपका ब्रिटिश को देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों है जबकि आपका 2.5 लाख रुपये तक आपका वसूल रहे हैं? तो इसका रीज़न अभी आपको बताता हूँ। ठीक है। तो रीज़न इसका यही है। अब जहाँ गोरखा काल में आप देख रहे हो तो ये, ठीक है, ये हो गया कि स्वर्ण काल। ऐसा क्यों? ठीक है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या ये किया कि दर तो बढ़ाई उन्होंने हर बंदोबस्त के साथ, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों ने 2 अच्छे काम भी किए। पहला कि उत्तराखंड में जो कृषि उत्पादकता थी साथ साथ उन्होंने वो भी बढ़ाई भाई। ठीक है। यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्स, भाई उत्पादकता बढ़ रही तो टैक्स भी दो, जितना ज़्यादा अमीर उतना ज़्यादा टैक्स। ठीक है। और कृषि भूमि जो क्षेत्र था उससे भी बढ़ाने का काम किया। एक तो क्षेत्र बढ़ा रहे हैं और साथ साथ उस क्षेत्र में आपका उत्पादन बढ़ा रहे हैं, और फिर वो आप पे प्रोग्रेसिव टैक्स भी लगा रहे हैं, रेवेन्यू भी ले रहे हैं, लगान भी ले रहे हैं। समझ रहे हो? लेकिन जो गोरखे थे उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि उत्तराखंड के जो किसान वगैरह उनके क्षेत्र वो बढ़ सके, उसके संबंध में कुछ काम किया जा सके, उनका उत्पादन बढ़े तो उसके लिए कुछ व्यवस्था कर लो, सिंचाई की व्यवस्था कर लो, या कुछ इस तरीके से काम कर लो। बदले में वो क्या करते थे, अगर लगान नहीं मिल रहा है तो पूरा खेत ही जला देते। पूरा आपका जो खेत खलिहान है, आपने जो आपका जो कृषि उत्पादन है आपका, सब कुछ वो जला देते थे अगर आपको प्रॉपर उन्हें टैक्स वगैरह नहीं मिल रहा है, रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। समझ रहे हो? तो यही रीज़न है कि भाई आपको जो ब्रिटिशों था उन्होंने एक व्यवस्थित तरीका अपनाया था ब्रिटिशों ने, जिससे जनता की आय भी बढ़ी साथ साथ, और एक बड़ा हिस्सा आप जो लगाते थे वो उसके बाद भी लगान देने के बाद भी उत्तराखंड की जनता को तकलीफ नहीं हुई। यानी कि ब्रिटिशों ने एक व्यवस्थित तरीका अपनाया, और कृषि भूमि का क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, आपका उत्पादन बढ़ा रहे हैं कृषि का। ठीक है।
इससे क्या होगा, इससे आप व्यवस्थित तरीका अपनाए तो ब्रिटिशों ने की जनता की जो आपकी जो होगी उसकी आय बढ़ेगी, और जब आय बढ़ी तो एक बड़ा हिस्सा जो टैक्स में लगा भी रहे थे, तो फिर उत्तराखंड की जनता को उतनी तकलीफ नहीं हुई क्योंकि उनकी साथ साथ आय भी बढ़ी हुई थी। तो यही मेन रीज़न है कि ब्रिटिशों को स्वर्ण काल क्यों कहा गया, गोरखों को आपका उस तरीके से क्यों आपका उसमें कहा जाता है। ठीक है, अब आपका ब्रिटिश कालीन जो भू बंदोबस्त है उसकी विशेषता हम देख लेते हैं। तो ये सुनियोजित तरीके से हुआ, वैज्ञानिक ढंग से किया गया था। ठीक है, इसमें रियायतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया गया, थोकदार प्रधान जो कमीन आदि इनको जो वसूलने का काम दिया गया बिचौलियों को। ठीक है, सरकार की तरफ से काश्तकारों को पट्टा दिए गए, आगे जाकर पट्टा यानी कि अभिलेखों में आपको जो है काश्तकारों का नाम अंकित किया गया। धीरे धीरे रेवेन्यू लैंड में वृद्धि की, किसानों का विश्वास जगा, उससे ज़्यादा मेहनत हुई, उससे ज़्यादा उसमें निवेश बढ़ा, कृषि विस्तार हुआ उसमें, और उत्तराखंड में आपकी कृषि की वृद्धि आपको ब्रिटिश काल में आपको देखने को मिलती है। यही कारण, ठीक है, समझ गए कि भाई काश्तकार का नाम अंकित करवा रहे हैं, रेवेन्यू लैंड में किसानों के उनके नाम पर पट्टा करवा रहे हैं, उनमें किसानों में एक विश्वास जगा रहे हैं, उससे किसान भी ज़्यादा मेहनत करेंगे अपनी भूमि समझ के कि मेरे नाम पे मेरी भूमि है, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, इस पर ज़्यादा निवेश करना चाहिए। कृषि फिर धीरे धीरे इस ये मेंटलिटी सभी किसानों की रहेगी तो क्या होगा कि आपका जो कृषि विस्तार है वो बढ़ेगा। जब कृषि विस्तार है तो फिर उत्तराखंड में कृषि का आपको जो है उसमें वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब सेकेंड इसके अलावा क्या कर रहे हो, इसके अलावा वो कॉल करार पट्टा भी उन्होंने एक जारी किया। कॉल करार पट्टा क्या था भाई, जब गुरखा ने बहुत ही क्रूर शासन किया उत्तराखंड में, बहुत लोगों को परेशान किया, जनता को परेशान किया, बहुत मारा कूटा, तो लोग क्या करते थे, गांव से पलायन करके नीचे की तरफ आ जाते थे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, उन पलायन कर चुके गाँव से लोगों को खोजा, उन्हें जगह जगह के उन्हें खोजा, उनके नाम पर ज़मीन और घर लिए, उनके नाम ज़मीन पर आगे पट्टा जारी किया और उनको वापसी करवाया अपने गाँव की तरफ, उनको मजबूर किया अपनी वापसी के लिए, पलायन के लिए, यानी कि एक हिसाब से एक रिवर्स पलायन किया ब्रिटिशों ने। रिवर्स पलायन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है गाँव में नीचे की तरफ से कॉल करार पट्टा के आधार पे। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। प्रत्येक गांव में इन्होंने जो दलित समाज के लोग थे, जो कारीगरी वाले लोग थे, दस्तकारी वाले लोग थे, उन लोगों को बसाया प्रत्येक गांव में, क्योंकि वो अंग्रेज चाहते थे कि उत्तराखंड में आपका एक आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था उत्पन्न करना चाहते थे। ठीक है, ताकि आपस में लोगों का विनिमय हो, सहायता हो, जजमानी व्यवस्था हो, ये आपका आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्था वो चाहते थे। हालांकि वो जरूरी नहीं कि उत्तराखंड का विकास करना चाहते थे, सब कुछ उन्होंने किया अपने मतलब के लिए किया, अपने फायदे के लिए किया, पर भले अपने फायदे लेके किया था लेकिन उनका कुछ इम्पैक्ट वो उत्तराखंड के गांव में आपको देखने को मिला। ठीक है, 1807 का उन्होंने नया जो बात बंदोबस्त था वो किया, उसमें आपकी जो गाँव की पंचायती भूमि थी उसको ग्रामीणों को दी, आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ाया, उसमें बागवानी जैसे आपकी जो चाय खेती हो गई, डीना की फसल वगैरह हो गई, आलू का उत्पादन हो गया, ये सब आपको पंचायती भूमि में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जो ब्रिटिश कालीन आपका जो भू बंदोबस्त हुए थे उसमें आपकी ये प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, अब आपका जो तीसरा स्टेप है आपका वो आपका जो है जो बंदोबस्त की बात कर रहा था मैं, कौन सा, ये वाला। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात। अब स्वतंत्रता के पश्चात क्या बंदोबस्त हुए, तो चौथा इसमें हम जब देखते हैं इसमें हम देखेंगे 1947 से लेकर 2000 के बीच क्या किस तरीके से आया। ठीक है, बंदोबस्त क्या हुए नेशनल लेवल पे, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा यूपी पे, और यूपी उस टाइम उत्तराखंड यूपी का भाग था, तो उस पर उत्तराखंड का क्या उसमें आपको प्रभाव देखने को मिलता है। तो 1950 में आप देखते हो जो यूपी जमींदारी अबोलिशन एक्ट और लैंड रिफॉर्म एक्ट है आपका वो लागू हुआ। 1951 में राष्ट्रपति की सहमति मिल गई और 1951-52 में आपको उसमें लागू आपको अमल आपका एक हिसाब से देख सकते हो। इसमें क्या था प्रावधान, तो इसमें जमींदारी प्रथा हटाई गई, बिचौली थे जो जमींदार थे उनके अधिकार को समाप्त किया गया, भू स्वामित्व दिया गया, किसानों के हित की बात की गई, उनके हित को मजबूत प्रदान करना था। ठीक है, ये सब कुछ बातें आपकी इसमें प्रावधान इन पर किया गया। उत्तराखंड पे क्या प्रभाव पड़ा, तो तब ये क्षेत्र आपका जो है उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, इसलिए जमींदारी जो उन्मूलन का प्रावधान था उत्तराखंड में लागू तो हुआ, पर पहाड़ी संरचना आपके जो थे वो पारंपरिक स्वामित्व के कारण उनका व्यावहारिक प्रभाव जो आपका वो सीमित और जटिल रहा। यानी जो सामाजिक न्याय के नाम पर जो आपका है कानूनी सुधार तो आगे थे, लेकिन जमीन की अगर वास्तविक स्थिति उत्तराखंड के संदर्भ में की जाए तो उसमें सीमित बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ, ठीक है, इसके लिए आप जब देखोगे तो आधार क्या था इसमें, आधार आप जब देखोगे तो एक सामाजिक न्याय स्थापित करना, भूमि सुधार करना, ये सब आपको दिया गया। ठीक है, दलील दी गई कि भाई कि जमींदारी हटाने से भूमिहीनों को लाभ मिलेगा, लेकिन उत्तराखंड का जो पहाड़ी पैटर्न था वो पैटर्न थोड़ा सा अलग था, तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना कि यूपी के मैदानी भागों में आपको देखने को मिला उस टाइम पे। ठीक है, सेकेंड वाला आपका था 1960 का आपका जो यूपी इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट से आपका 1960 का, इससे क्या पड़ा, ठीक है, इसमें क्या है आपके जो बड़े होल्डिंग्स पर सीलिंग लगाया है आपको। ठीक है, उसमें क्या हुआ, अधिशेष जो भूमि थी राज्य को ग्रहण कराना। ठीक है, और राज्य जब ग्रहण कर लेगा उसे फिर उसे भूमिहीन जो कृषक है उनमें आपको वितरित करना था, ताकि आपका एक सामाजिक न्याय स्थापित हो सके। ठीक है, उत्तराखंड पर क्या प्रभाव पड़ा,
तो उत्तराखंड में प्रभाव आप जब देखोगे तो पहाड़ी क्षेत्रों में आपको जो ज़मीन थी वो पहले से टुकड़ों में बंटी थी, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे तो सीलिंग से मिलने वाला जो वास्तविक लाभ था वो छोटा रहा उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है। पर ये अब नीति अगर बात की जाए तो भूमि वितरण और जो न्याय के उद्देश्य से लागू की गई थी, ठीक है। हालांकि जो यूपी के मैदानी क्षेत्र थे उसमें इसका लाभ थोड़ा सा मिला, लेकिन क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लंबे चौड़े मैदानी क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में आप पहले से आपकी ज़मीन के टुकड़े पहले से बटे हुए रहते हैं, तो उतना तो जो सीलिंग कानून से आपको वास्तविक लाभ आपको देखने को नहीं मिला। आधार क्या था, वही सामाजिक न्याय स्थापित करना है भाई, एक समतावादी आपको पुनः वितरण करना है किसानों में, भूमिहीनों में, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है। अगला आपका है जो 1894 का लैंड एक्वाजिशन एक्ट था ब्रिटिश काल वाला, वो भी आपका 1947 के बाद थोड़ा सा जारी रखा उन्हें। अब जारी इसलिए रखा क्योंकि 1950 में संविधान लागू हुआ, तो अगर वो संविधान लागू होने से पहले के सारे कानून हटा देते अगर ब्रिटिश काल के, तो एक लीगल वैक्यूम आ जाता वहाँ पे ना। तो उस लीगल वैक्यूम को बचाने के लिए क्या किया कि उन्होंने ये प्रावधान किया आर्टिकल 372 में, संविधान में आर्टिकल 372 को आपको जानते रहना है। इसमें ये बोला गया भाई कि जो आपके कानून चले आ रहे हैं ब्रिटिश काल के, उन्हें आपको तब तक बनाए रखना है जब तक कि संसद और विधानमंडल के द्वारा उसे रिप्लेस ना किया जाए, उसे हटा ना जाए या उसमें चेंजेस ना कर दिया जाए। तो इसलिए आपको जो 1894 का लैंड एक्वाजिशन एक्ट है वो आपका 1947 के बाद आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या था, इसमें सार्वजनिक हित के लिए आपका जो भूमि अधिग्रहण था उसमें आपकी जो मुख्य विधि की बात की, अधिसूचना किस तरीके से होगी, मुआवजे का ढांचा किस तरीके से होगा, इन सब की बातें आप मतलब बेसिकली आप ये समझो जो लैंड एक्वाजिशन नाम है, तो भूमि अधिग्रहण से संबंधित चीज़ें, जो चैलेंजेस, जो समाधान वगैरह होंगे वो सब आपका इसमें आ जाएंगे, समझ गए। उपयोग जो उत्तराखंड पे क्या प्रभाव पड़ा, तो उत्तराखंड में जो बड़ी विकास परियोजनाएं चल रही थी आपकी, जो टीडी हेड जो THDC परियोजना हो गई, टीडी बांध वाली परियोजना हो गई, सड़क निर्माण परियोजना हो गई, अन्य जो आपके इंफ्रा प्रोजेक्ट चल रहे थे उनके लिए अधिनियम आपका प्रयोग किया गया भूमि अधिग्रहण करने में, और उसका जो आपका, ठीक है, भूमि अधिग्रहण करने में उसके बदले आपका जो आपका मुआवजा या अधिसूचना बाकी चीज़ें देख सकते हो उस संबंध में, ठीक है। परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम इसमें आपको विस्थापन देखने को मिला, मुआवजा विवाद इसमें देखने को मिले, लंबी कानूनी लड़ाई भी इसमें इस संबंध में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। आधार इसे बनाया गया था विकास आधारित अधिग्रहण, यानी कि अधिग्रहण आपका जो हो वो आपका कैसा हो, विकास आधारित हो, ठीक है। और उस पर आपका जो सामाजिक आपका जो न्याय है, पुनर्वास है, उस पर आपका दबाव बना रहे, इन सब चीज़ों का आपका ध्यान रखा गया इस वाले में लैंड एक्वाजिशन एक्ट में, ठीक है। तो इन तीन कानूनों को आपको थोड़ा, इन तीन आपको जो आपके ये थे इन्हें आपको थोड़ा सा याद रखना है। 1947 से लेके और 2000 तक का उत्तराखंड के संदर्भ में क्या इसमें आपको प्रभाव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। पृथक राज्य बन गया आपका 2000 में, ठीक है। उसके बाद क्या इम्पैक्ट, किस तरीके से आपको भूपन, दो सारी चीज़ें आपको उत्तराखंड में देखनी पड़ती है, उन पर क्या असर आपको उत्तराखंड में पड़ता है। तो सबसे पहले आपका जो आता है वो आपका आता है उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 का, उसमें आपका उत्तराखंड का, ठीक है। तो ये आपको देखना है। अब जब 2000 को उत्तराखंड नया राज्य बना, ठीक है, तो प्रशासनिक नियंत्रण आपका हो गया, जो नीति निर्माण आपका हो गया वो राज्य स्तर पर अब आ गए, ठीक है। इससे क्या हुआ, भूमि प्रबंधन पर क्या असर पड़ा, अब भूमि से जुड़ी जो नीतियां थी अब वो राज्य सरकार के करीब आ गई, जोनिंग हो गया, रिकॉर्ड हो गया, सुधार हो गया, स्थानीय जो नीतिगत जो पहले थी वो तेज हुई, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है। प्रशासनिक निकटता आपकी थी, स्थानीय जो विकास प्राथमिकताएं थी आपकी उनमें अब आपको आधार बनाया गया, ठीक है। 2006 का आपका जो फॉरेस्ट राइट एक्ट से आपका FRA, इसको आपको जानते रहना है, जो क्या है आपका शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट आपकी जो ड्वेलर्स एक्ट है 2006 के, उनके संबंध में, ठीक है। ये क्या था, तो जो वन आश्रित समुदाय हैं आपके, वन आश्रित जो समुदाय थे उनके जो पारंपरिक अधिकार है उनको मान्यता दी जाए भाई, उनके जो दावे हैं उनको एक कानूनी एक लीगल ढांचा बनाया जाए उनके संदर्भ में। तो ये आपका बेसिक इस आधार पे आपका जो वाला FRA एक्ट आपको देखने को मिलता है। उत्तराखंड पे क्या प्रभाव पड़ा, तो FRA के बाद अभी देखते हो तो कई गांव समुदायों ने क्या किया कि वन अधिकार के दावे थे वो दाखिल किए। इससे क्या हुआ, तो वन भूमि के जो उपयोग हो गया आपका, जो परियोजना आपके अधिग्रहण हो गया आपका, जो ग्राम सभा हो गया, इन सब की भागीदारी में आपका परिवर्तन आ गया, ठीक है। कहीं तो विवाद सुलझते नजर आए, तो कहीं आपके नए विवाद आपके उभरते हैं, ठीक है। यानी कि बाकी चीज़ें तो सही थी, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन थे आपका इसमें थोड़ा सा आपको जो चैलेंजेस आपका रहता है उसमें आपको चैलेंजेस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं आधार क्या था, तो आधार आपका वही आपका सामाजिक न्याय, जनजातीय पारंपरिक अधिकारों की मान्यता, ठीक है, समतावादी आपका एक समाज। तो ये सब आपको थोड़ा सा एक जो आधार था उसे आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं जो आपका जो लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन आपका जो एक्ट था 2008 में आपका शुरू हुआ NLRMP के नाम से, जो कि आपका 2016 में परिवर्तित हो गया DILRMP के नाम पे, ठीक है। अब ये क्या था, तो एक केंद्रीय पहल थी भाई,
इसमें भूमि रिकॉर्ड का आपको मानचित्रण करना था, कंप्यूटराइजेशन करना था, ठीक है, ऑनलाइन चीज़ें करनी थी, ई म्यूटेशन करना था, इलेक्ट्रॉनिक म्यूटेशन करना था आपका। और 2016 में इसे क्या परिवर्तित कर दिया गया, इसे DILRMP के रूप में आपका 100% आपका जो है केंद्रीय वित्तीय के रूप में आपका केंद्रीय वित्तीय पोषित योजना के रूप में आपका 2016 में आपका इसमें परिवर्तित कर दिया गया। तो ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है, लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन क्या था आपका, ठीक है। अब उत्तराखंड पर क्या प्रभाव पड़ा भाई इसका, तो राज्य ने क्या किया, राज्य ने अपने ऑनलाइन आपके भूलेख हो गए, जो ई सर्विसेज आपने हो गए, इनको अपनाने में आपकी दिशा ली। इससे आपकी पारदर्शिता बढ़ी, विवाद कम करने का प्रयास हुआ। और दूरस्थ गांव जो आपके थे उनमें आपके हालांकि चुनौतियाँ देखने को मिली, जहाँ पे आपका जो आपके इंटरनेट सुविधा नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक सुविधा नहीं थी, वहाँ आपको थोड़ा सा चैलेंजेस आपको इस चीज़ को लेकर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है, ठीक है। आधार क्या था, तो आधार आपका वही आपका प्रशासनिक दक्षता है ना, प्रशासनिक है ना, ई गवर्नेंस वाला हो गया आपका, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस वाला, एक ट्रांसपेरेंसी लाना, एक विश्वास जगाना, ये सब आपका क्या है इसमें एक आधार के रूप में आप देख सकते हो। 2013 में फिर आप जब देखते हो तो आपका हो जाता है 2013 का लार एक्ट। ये क्या था, ये 2014 को लागू हुआ आपका राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्वाजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। 1894 के जो कानून की बात हम कर रहे थे लैंड एक्वाजिशन, ठीक है, उसको बदलकर क्या हुआ कि अधिग्रहण में आपका पारदर्शित सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन आपका जो हो गया EIA, बेहतर मुआवजा आपका हो गया, पुनर्वास आपका हो गया, और ग्राम सभा की सहमति जैसे मुख्य प्रावधान थे आपके इस लार एक्ट में आपके शामिल किए गए। समझ गए ना, यानी कि जो 1894 वाला आपका जो था एक्ट, लैंड एक्वाजिशन एक्ट, उसमें क्या चुनौतियाँ थी, उसको बदला गया, पारदर्शिता लाई गई, आपका एक सामाजिक आपका लाया गया, एक पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन उसमें लाया गया, पुनर्वास, मतलब सभी चीज़ों को एक बेहतर ढंग से आपके सामने प्रस्तुत किया गया, इसलिए आपका जो लार एक्ट था वो आपके सामने लागू किया गया। अब उत्तराखंड पे क्या प्रभाव पड़ा इसका भाई, तो उत्तराखंड में जो बड़े हाइड्रो पावर बन रहे थे आपके, जो बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स बन रहे थे, उनके अधिग्रहण में अब क्या हो गया, इन नए नियमों का लागू हुए। इससे आप क्या हुआ, एक तो प्रतिक्रियात्मक आपकी जो प्रक्रियात्मक आपकी सुरक्षा बढ़ी आपकी, ये आपको याद रखना है। लेकिन व्यवहार में आपकी बात की जाए तो जो मुआवजा वगैरह हो गया, जो इम्प्लीमेंटेशन आपका हो गया, उसके विवाद आपके बरकरार रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो भ्रष्टाचार था वो आपको देखने को मिलता ही है, ठीक है। आधार की बात की जाए तो आधार आपका विकास आधारित अधिग्रहण किया गया, उस पर आपका सामाजिक न्याय और पारदर्शिता लागू आपको करना, तो ये आपका बेसिक आधार आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपका हो गया। तो ये आपका जो है 5 स्टेप हमने देखे वो बंदोबस्त के संदर्भ में, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है, ठीक है। ये मैं देख लेता। अब थोड़ा सा भू बंदोबस्त आपको थोड़ा दिखा लेता हूँ, आपका फॉर्मेट एक मोटा मोटा आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो भू बंदोबस्त का अर्थ की हम बात की जाए तो भू बंदोबस्त का अर्थ जब आप देखते हो तो इसमें आप जब देखते हो कृषि उपज में वृद्धि करते हुए भू संबंधों में आपका सामाजिक न्याय को स्थापित करना, अर्थात भूमि सुधार करना, ठीक है, मृदा संरक्षण करना और उसकी पोषकता को भी बढ़ाना। साथ ही क्या है कि राज्य जो है जो काश्तकार है, जो भूस्वामी है, उनके मध्य जो भूमि अधिकार है, जो भू दायित्व है उनके, उनको संतुलित करना और समन्वित बनाना भी आपका भू बंदोबस्त का आपका एक लक्ष्य होता है, ठीक है। और उत्तराखंड के भू बंदोबस्त की बात की जाए तो निम्नलिखित हम इन चरणों में आपके समझते हैं, ठीक है। 5 चरण की मैंने बात की, राजतंत्रात्मक, गुरखाकालीन, ब्रिटिशकालीन, स्वतंत्रता के पश्चात और पृथक राज्य के बाद क्या क्या इस तरीके से चेंजेस हुए, ठीक है। ठीक है, गर्मी हो गई, मैं चाय पी लेनी, थोड़ा गर्मी बढ़ गई बहुत, ऊपर से चाय तो जरूरी है थोड़ा एनर्जी लाने के लिए। तो शुरू कर दूँ दोबारा, ठीक है। तब यहाँ तक हम फॉर्मेट की बात कर रहा था मैं, ठीक है। 5 हम देखने वाले हैं, हम अभी पूरा मुझे समझा। अब हम राजतंत्रात्मक जब अवधि की बात करते हैं तो इसमें आपका जो है राजतंत्रात्मक अवधि की बात करते हैं तो जब इसमें आपको पता है कि जो बंदोबस्त आपका जो आधार होता है उसमें मनुस्मृति को आधार बनाया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि राजा को ही आपका भूमि का मालिक माना जाता है, उस नाते इसे आपका है भूमि पर आपका जो राजस्व वसूलने का आपका विधिक अधिकार प्राप्त हो जाता है। अब राजा को ही भूमि का मालिक क्यों कहते हैं, भूमि का स्वामी क्यों कहते हैं, तो हमने ऊपर देखा क्योंकि भाई वो क्षत्रिय वंश से आपका आता है और क्षत्रिय मतलब आपका है कि भूमि का मालिक। तो आप थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग, एक लिंक बैठाने के लिए आपको इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रख सकते हो, ठीक है। काश्तकार, काश्तकार भी इसमें आप तभी तक आपका भूमि पर बना रहता था किसमें, राजतंत्रात्मक में, जब तक क्या है कि वो नियमित रूप से भू राजस्व आपको दे रहा है, ठीक है। और इस अवधि में आप जब देखोगे तो लगान की दर भी आपकी नियत थी, जो समय समय आपका 1/6 से लेके 1/3 तक आपका हो गई थी, इस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेकंड आप जब देखोगे तो गोरखा शासन, इसमें गोरखा शासन में आप वही चीज़ है कि भूमि बंदोबस्त आपकी मनुस्मृति के आधार पर हुई थी आपके, ठीक है, ये आपको जानना है। परंतु इन्होंने क्या किया कि जो भू राजस्व था, ठीक है, भू राजस्व की जो दर थी उसको निश्चित नहीं रखा, कभी वो कम लेते कभी ज़्यादा लेते, कभी आपका 100% तक आपका ले लेते हैं, ठीक है। इसी कारण क्या वो कभी कभी आपका
100% तक आपका जो लगान था उसकी तरह आपको लगा देते थे, ठीक है। और भू राजस्व के रूप में आपका वो, ठीक है। और अगर भू राजस्व के रूप में आपने नहीं दिया भाई, आपने देरी से दे दिया, तो एक तो अतिरिक्त लगान लगाएंगे, ठीक है। नहीं दे पा रहे हो तो इसके अलावा क्या करेंगे, आपकी जो फसल आपकी है जो काश्तकारों की, उन फसलों को नष्ट कर देंगे, आग लगा देंगे घरों में, जंगलों में, उनके सॉरी खेतों में आग लगा देंगे, जो उनका जो धन आपका जो अनाज वगैरह है उसको नष्ट कर देंगे, खेतों की जो फसल है उसे ऐसी घोड़े दौड़वा देंगे, बिल्कुल नष्ट करवा देंगे, ठीक है। इस तरीके से वो काम करते थे, ठीक है। और इसके अलावा हम देखेंगे तो गोरखाओं ने क्या किया कि अपने जो बकाया था, जो अपना बकाया भू राजस्व था, उसे वसूलने के लिए क्या किया कि ग्रामीणों को क्या किया कि दास बना दिया। भाई किसी ने अगर कोई वो क्या कहते हैं उसे लगान नहीं दे पा रहा है तो उसे क्या करते थे, अब जो परिवार से जिसने लगान लिया है तो वहाँ से किसी को दास बना लिया, उससे अपना काम निकलवाया और फिर एक टाइम पे आके उसे बनाकर आपको बेच दो भाई, हरिद्वार जाओ, हरिद्वार में दासों की आपकी वहाँ बिक्री होती थी। इसका मतलब आप देखोगे तो शासन जो आपका था वो अत्याचार से भरा हुआ था, अतार्किक था, लूट खसोट के पर वो आधारित था किसका, गोरखों का। तो ये बात आपको थोड़ा सा जानते रहना है, ठीक है। फिर आता आपका ब्रिटिश काल, आता आपका ब्रिटिश काल में आप जब देखते हो तो भू जो बंदोबस्त आपका था वो वैज्ञानिक आधार पर आपका था, ठीक है। उसमें आपको आधुनिक प्रणाली आपको देखने को मिलती है, आधुनिक प्रणाली पर आधारित था। अंग्रेजों ने कुल 11 बंदोबस्त किए, ठीक है। और हर बंदोबस्त में उन्होंने क्या किया कि राजस्व की तरफ दर बढ़ाते गए। लेकिन दर बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने क्या काम किया, कृषि का जो क्षेत्र है आपको वो बढ़ाया, जो कृषि की उत्पादकता है वो बढ़ाया, ठीक है। तो भूबंदोबस्त आप जब देखोगे तो दो प्रमुख उद्देश्य थे इनके, एक तो कृषि उपज में वृद्धि करना और कृषि भूमि का आपका विस्तार करना, ठीक है। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश काल के भूबंदोबस्त के संदर्भ में, ठीक है। और इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी जो बंदोबस्त नीति थी उसको निर्धारित किया, ठीक है। अब कैसे निर्धारित किया, तो आरंभ में उन्होंने राजस्व की जो रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया, आगे चलकर काश्तकारों के नाम उन्होंने पट्टे जारी किए, अभिलेखों पर उनका नाम अंकित करवाया, सिंचाई साधनों का उन्होंने विस्तार करवाया, ठीक है। अभी हम जब जल प्रबंधन पढ़ेंगे, वन प्रबंधन पढ़ेंगे ब्रिटिश काल से लेके, फिर वो हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे किस तरीके से उन्होंने क्या काम करवाया, शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम करवाया। अभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कॉल करार पट्टा जारी किया उन्होंने, गोरखा काल में जो पलायन कर चुके लोगों से रिवर्स पलायन उन्होंने करवाया, ठीक है। एक जो ग्रामीण आत्मनिर्भरता लाने की उन्होंने कोशिश की, प्रत्येक गांव में उन्होंने जो शिल्पी परिवार, कारीगर परिवार उन्होंने बसाया ताकि आत्मनिर्भर ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है गाँव की वो विकसित हो सके। नया जो बंदोबस्त हुआ था आपका, उसके द्वारा क्या किया, गाँव और जो जंगलात भूमि के बीच की जो संचयित भूमि थी उसको ग्रामीणों को काश्तकार के लिए उपलब्ध करवाए, ठीक है, ताकि कृषि की भूमि का विस्तार हो सके। राज्यों में एक वाणिज्यिक फसलें आपकी हो गई, जो औद्यानिक आपकी जो बागवानी फसलें हो गई, आपको औद्यानिकी को प्रोत्साहन दिया, आलू हो गए, सेब हो गए, चाय हो गए, बेलाडोना हो गया, इन आदि फसलों को उन्होंने क्या किया, प्रोत्साहन दिया समय समय पर, ठीक है। अगला आपका जो देखोगे तो तराई बाबर के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, तो तराई बाबर के क्षेत्र आपका जो है मुरादाबाद से अल्मोड़ा जिले को आपको जो है स्थानांतरित किया गया उसके द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया उन्होंने, एक विशिष्ट बंदोबस्ती व्यवस्था बनाकर क्या किया, 5 प्रकार के गांव उन्होंने पुनर्गठित किए थे। जैसे खाम गांव आपका हो गया, हिस्सेदारी गांव हो गया, मुकद्दम गांव आपका हो गया, मुस्तजीर गांव हो गया, मौसी सिरतान का गांव हो गया। तो इन बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर हम जब देखेंगे विकेट बंदोबस्ती में आप देखोगे तो भू पैमाइश का अपनाया गया था। भू पैमाइश में आप देखोगे तो जरीब का जो उपयोग किया गया था आपका, ठीक है। अब जरीब क्या है, जो विकेट का वो बंदोबस्त क्या है, हम आगे ब्रिटिश काल में देखेंगे, ठीक है। गांव गांव जाकर भाई उन्होंने क्या क्या खेतों मार्गों का उन्होंने मैपिंग तैयार की, किस तरह का डिजाइन है, मैप किस तरीके से है, किसके नाम पे भूमि है, सब कुछ उन्होंने दस्तावेज वगैरह प्रॉपर तरीके से तैयार किए, ठीक है। साथ ही क्या किया, उत्पादकता के आधार पर उन्होंने तालाब भूमि हो गई, उपरांव उबल हो गया, उपरांव दोयम हो गया, इजरान हो गई, कंटली हो गई, इस प्रकार से भूमि का वर्गीकरण उन्होंने किया, ठीक है, समझ गए। तो ये आपका भूमि बंदोबस्त आपका जो रहा, ठीक है। बाकी जो स्वतंत्रता पश्चात और जो राज्य गठन के पश्चात उतना इंपॉर्टेंस नहीं है इसमें लिखाने के पर्सपेक्टिव से, लेकिन ऊपर जो मैंने पढ़ाया आपका उसमें से आप चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको फॉर्मेट वहाँ से बनाना हो। बाकी आपका इतना ही रहेगा, भूबंदोबस्त के संदर्भ में आप इतना ही लिखोगे तो आपका एक अच्छा आंसर आपका माना जाएगा, ठीक है। तो वीडियो आपकी लगभग 40-42 मिनट की हो ही गई है, वीडियो को हम इतना ही रखते हैं आपका, ठीक है। तो आज का आपका जो सिलेबस हम देखते हैं, तो सिलेबस में हम देखने आएंगे तो कृषि वाला हमने देख लिया है, ठीक है। इसमें भूमि बंदोबस्त वाला भी इसमें दिखना है मुझे कहाँ पे, पर अभी हम देखूंगा तो उसमें आपका हो जाएगा, ठीक है। अब कल हम देखने वाले हैं आपका जो आगे की चीज़ें आपकी जो उसमें बची हुई आपकी जो अधिनियम, कृषि अधिनियम हो गया आपका, जो जैविक कृषि अधिनियम हो गया, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि फटाफट से आपका जो सिलेबस है वो टाइम से पहले आपका खत्म हो जाएगा। और मुझे विश्वास मानिए कि आपका सिलेबस आपको मैं टारगेट आपको लेकर चलाया अक्टूबर नवंबर 25-26 नवंबर तक आपका उत्तराखंड के दोनों पेपर आपके हो गए, और हिंदी हो गया, एथिक्स हो गया, और एससी भी आपका पूरा करवा दूंगा। साथ साथ जीएस के जो आपके टॉपिक है वो भी आपका करवा दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो सिलेबस वाइज हम उसमें ऐसे करेंगे, ठीक है। कुछ नोट्स मेरे बने हुए हैं,
उन्हीं के जरिए आपको एक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं आपको अगली कल सुबह उत्तराखंड के फर्स्ट पेपर के साथ। वीडियो को इसी तरीके से प्यार अपना देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। कमेंट में आप बताइए क्या चीज़ें आपको समझ आ रही है, क्या नहीं आ रही, डाउट क्या है, सब कुछ, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करिए जिनका मेंस है, जो तैयारी कर रहे हैं, जो 26 के लिए जो प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, जो समझ नहीं आ रहा, गाइडेंस चाहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ठीक है, जल्दी मिलते हो आपको अगली वीडियो में। हाँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें, लाइक शेयर कमेंट करें, अपना ध्यान रखें, अच्छे से अपनी तैयारी करें, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय।